अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल निमोनिक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मिनरल एसिड का इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने तमाम मिनरल एसिड जितने भी है 3 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन सब के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स और जो बेसिक उनके कंसेप्ट थे वो सारे बताए थे। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों को फ़र्ज़ करें आप लोग इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं या आप फोरेंसिक मेडिसिन को स्टडी कर रहे हैं, तो आपके एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं और एक प्रैक्टिकल उसका जो एस्पेक्ट होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी जब आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे होते हैं तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए एसिड पॉइजनिंग का, तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से और इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज़ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इंतहाई आसानी से आप उस पेशेंट को मैनेज भी करोगे और अपने एमसीक्यूज़ वगैरह अपने कंसेप्ट भी इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जब हमारे पास मिनरल एसिड पॉइजनिंग का पेशेंट आता है तो उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे, उसको इन स्टेप के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। पहले अहम बात यह है कि उसकी इन केस ऑफ मिनरल एसिड पॉइजनिंग हम कोई गैस्ट्रिक लेवाज या एमेटिक्स नहीं देते, यानी ना हम उसकी स्टमक वॉश करते हैं और ना ही एमेटिक्स यानी वोमिटिंग स्टिमुलेटिंग ड्रग्स देते हैं। क्यों? वजह क्या है? सिर्फ रटा नहीं लगाना कि कंट्रा इंडिकेटेड है, इसके पीछे कोई वजह होगी। तो वो वजह यह है कि चूँकि हमारे पास एसिड जो है ना वो हमारे पास कोरोजन करते हैं, हमारे अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन काज करते हैं टिश्यू में। तो अगर आपने गैस्ट्रिक लिवाज किया या एमेटिक्स दिए तो उस वजह से तो और भी ज़्यादा चांस है कि जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो जब वहाँ पर से पास होंगे ये एसिड तो दोबारा उसको उसकी करोजन करेंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से यहाँ पर गैस्ट्रिक लेवाज और एमेटिक्स कंट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होता है। ये कंसेप्ट हो गया इसके पीछे, सिर्फ रटा नहीं लगाना। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास ये पेशेंट आ जाए एसिड पॉइजनिंग का, तो सबसे पहले आपने जो करना होता है, आपने ये करना होता है कि फ़ौरन उस एसिड को डाइल्यूट करना होता है। आपने उस डाइल्यूशन के लिए आप क्या देंगे, फ़ौरन आप दूध या पानी का 1 गिलास उसको पिलाएंगे और इसके अलावा आप 4 चम्मच, यानी जो चम्मच होते हैं चाय के चम्मच, तो 4 चम्मच एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल उसको देंगे। यानी फ़ौरन उसको पानी पिलाए और या अगर दूध है तो दूध पिलाए और इसके साथ साथ 4 चम्मच उसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी पिला दे। इसका फ़ायदा यह होगा कि उन्होंने जो एसिड इंजेस्ट किया था वो फ़ौरन डाइल्यूट हो जाएगा और उसके जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होंगे। तो इसके अलावा आप उसको डिमल्सेंट देंगे। डिमल्सेंट यह होता है कि जो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को या जो हमारे पास डाइजेस्ट ट्रैक है वो उसको सूथिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है, उसको कवर करता है और जो एसिड है उससे उसके साइड इफ़ेक्ट से बचाता है। तो फ़ौरन आप उसको जैतून का तेल पिलाए या अंडे की जो उसके सफ़ेद होता है, सफ़ेद वो अंडे का सफ़ेद वो पिलाए या इसके अलावा उसको दूध पिलाए या मक्खन दे। तो इस यानी जैतून के तेल या मक्खन या दूध या अंडे की सफ़ेदी से उस ये होगा कि उसका जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक या डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हमारे पास उसकी सूथिंग इफ़ेक्ट मिलेगा, उसको कवर करेंगे ये और फिर ये एसिड के साइड इफ़ेक्ट होना उससे महफूज रहेंगे। इसके अलावा आप बाइकार्बोनेट्स, हम पहले ये होता था कि हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइम वाटर कहते हैं, ये जो है ना न्यूट्रलाइजिंग एजेंट से एसिड के ये दिया करते थे इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये फ़ायदे से नुकसान ज़्यादा करता है, क्योंकि इसका वजह यह है कि एक तो जब कोई एसिड को इंजेस्ट करता है तो बहुत जल्दी अपना साइड इफ़ेक्ट शो करता है। तो अगर आप उसके बाद उसको न्यूट्रलाइजिंग एजेंट देते हैं तो बहुत वक्त लगा होता है उसके बाद कि वो उसको न्यूट्रलाइज करे, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और दूसरी वजह यह है कि जब आप उसको न्यूट्रलाइजिंग एजेंट देते हैं तो इसके रिएक्शन के नतीजे में एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है और उससे और भी नुकसान होता है और इसके साथ साथ गैस प्रोड्यूस होता है। तो इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप उसकी सर्कुलेटरी शाक को करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेरिटोनाइटिस होता है और जेटी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होते हैं, वोमिटिंग होता है, तो फ्लूइड लॉस होता है, तो आप फ्लूइड को मैनेज करेंगे। इसके अलावा ब्लड प्रोडक्ट्स को भी देंगे। इसके अलावा अगर उस पेशेंट को चूँकि डिफरेंट जो एसिड पॉइजन है वो
रिस्पायरेटरी ट्रैक को भी मुतासर करते हैं, वहाँ पर एस्फाइक्सिया या लेरेंजियल स्पाज्म करते। तो अगर हमारे पास ग्लाटिस के एडेमा हो चुका है तो आप उसको ट्रेकियास्टोमी यानी ट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे ताकि जो एयरवे है वो पेटेंट रहे। इसके बाद आप उस पेशेंट को 2 हफ्ते तक यानी कुछ भी नहीं पिला, अब तो तकरीबन 1 या 2 हफ्ते तक कुछ भी मुँह के ज़रिए नहीं पिलाएंगे, नील बाई माउथ या नथिंग बाई माउथ। उसको खुराक वगैरह नहीं देंगे मुँह से, क्योंकि उसका जो ट्रैक है, जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है वो डैमेज हो चुका है, उसकी अल्सरेशन हो चुकी है, तो उसके ज़्यादा नुकसान का खतरा होता है। तो आप उसको इंट्रावीनस सप्लाई के थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो है ना वो सप्लाई करेंगे। फिर तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद फिर पहले लिक्विड फूड सब ट्राई करेंगे, फिर सॉफ्ट फूड और फिर रेगुलर डाइट। तो इसके बाद चूँकि अगर इसमें पेन भी होता है एसिड पॉइजनिंग में, तो पेन को मैनेज करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन देते, और फिर बाद जो अदर सिम्टम है उसको ट्रीटमेंट कर उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सिंपल स्टेप हो गई, यानी इसमें हमारे पास एसिड को डाइल्यूशन के लिए हम मिल्क या वाटर देते हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल देते हैं, डिमल्सेंट देते हैं। इसके अलावा हम सर्कुलेटरी शॉक को करेक्ट करते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ ग्लाटिस एडेमा हम ट्रैकियास्टोमी करते हैं, और इसके अलावा फ्लूइड को मैनेज करते हैं, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने के लिए इंट्रावीनस रूट के थ्रू आईवी लाइन पास करके उसको न्यूट्रिएंट देते हैं, और मॉर्फिन की इंजेक्शन भी पेन की को रिलीव करने के लिए देते हैं, और बास जो अदर सिम्टम है एसिड पॉइजनिंग के उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, अब कम्प्लिकेशन क्या है एसिड उसको मैनेज करने के, इन अगर हमसे देर हो जाती है तो इसका कौन कौन से कम्प्लिकेशन वाक़या हो जाते हैं। तो इसमें डिलेड परफोरेशन हो सकता है, यानी जो केमिकल पेरिटोनाइटिस जैसे होता है, फिर स्टमक की डिलेड परफोरेशन 4 वीक्स के बाद तकरीबन ये परफोरेशन हो सकता है। इसके अलावा डिलेड अपर जी ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये वीडियो जो है ना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे और आपके प्रैक्टिकल कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आप पेशेंट को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट भी बना सकते हैं, अपने MCQs भी हेल्प कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूँ।